बेल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ओके तनु, आई विल टेल यू। तो लखीमपुर खीरी केस तो सबको पता है ना, ब्रीफली क्या था लखीमपुर खीरी केस, पता है ना सबको? तो किसी को नहीं आइडिया? ऑनलाइन वाले सबको पता है? हम्म, पता है ना सबको? फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो एक कार ने उन लोगों को, कुछ लोगों को जो भीड़ में जो थे उन लोगों को कुचल दिया था। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में जो भी केस हुआ था, उसमें बाकी जो भी अक्यूज थे उनको जेल में डाला गया था, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। लेकिन ऑफ कोर्स जो विक्टिम हो वो तो नहीं चाहेंगे कि उनको जमानत मिले, राइट? तो वो लोग, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और फिर उनकी जमानत को रद्द की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो बेल दिया गया उसमें जो विक्टिम था, विक्टिम के पक्ष को नहीं सुना गया, क्योंकि विक्टिम ने यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया बेल का, जमानत का, तो हमारा जो पक्ष था उसे नहीं सुना। क्योंकि हुआ क्या था कि वर्चुअल हेयरिंग हो रही थी ऑनलाइन, कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट में। तो वर्चुअल हियरिंग के दौरान उन लोगों का कहना था, जो विक्टिम थे, कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंची वहां पर, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको फिर सुनने का मौका नहीं दिया। तो इस वजह से, और उसके बाद इनका पक्ष नहीं रखा गया, और हाई कोर्ट ने इनका पक्ष को जाने बिना या सुने बिना बेसिकली और जमानत दे दी। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो लोग दुखी थे, और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया, और फिर उन लोगों को जमानत को जो था वो रद्द किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फिर से बेल की एप्लीकेशन को फिर से सुनिए। ठीक है, और फिर से विक्टिम्स का पक्ष को भी सुनिए। तो इसमें ये बेसिकली एक बात कहा गया कि बेल को जब बेल देते समय, जमानत बेल देते समय आपको बेल, एट द टाइम ऑफ बेल, victim has a right of being heard। मतलब कि विक्टिम को का पक्ष सुनना चाहिए। ठीक है, विक्टिम को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ठीक है ना? तो ये क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, थोड़ा सा ब्रीफली। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बेल कितने टाइप के होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ बेल। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर कोने में क्यों बैठ रहे हो? ठीक है, टाइप्स ऑफ बेल। टाइप्स ऑफ बेल कोई बताओ, किसी को अगर आइडिया है तो? नहीं आइडिया तो चलो बताता हूं। एक होता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल मतलब नियमित, ये नियमित है, नियमित जमानत। ठीक है, फिर होता है एंटिसिपेटरी बेल। मैं एंटिसिपेटरी को यहां लिखता हूं, एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत। सुना है ना सबने? हाँ। और तीसरा होता है, कोई बता सकता है अब? इंटरिम बेल। इंटरिम बेल मतलब अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत, राइट? सुना ये तीनों वर्ड सबने कहीं न्यूज़ वगैरह में? न्यूज़ में ही ऑफकोर्स, आप लोगों ने लॉ ने तो नहीं किया है, किसी ने लॉ नहीं किया ना? हाँ, एलएलबी वगैरह नहीं किया है, तो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में, कि इसको
रेगुलर बेल मिल गया या नियमित जमानत मिल गया, इसको इंटरिम बेल मिला, या किसी को एंटिसिपेटरी या अग्रिम जमानत मिल गया, होता है ना। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली आपको जानना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको लॉ नहीं करना है, लेकिन चूंकि आप पॉलिटी पढ़ते हो और करंट अफेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि आप जब न्यूज़पेपर रीड करो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये वर्ड का तो मीनिंग है मुझे नहीं पता है, राइट। तो इसलिए बस वो मीनिंग थोड़ा सा उसका पता होना चाहिए आपको। तो रेगुलर बेल क्या होता है कि बेल तो आपको पता है कि बेल का मतलब होता है कि, अगर मैं बेल का मीनिंग बताऊं तो बेल का मीनिंग क्या होता है कि प्रोविजनल रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड, प्रोविजनल रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड, ठीक है। प्रोविजनल रिलीज मतलब कि आपको एक कुछ टाइम के लिए आपको रिलीज कर दिया गया है, जब तक कि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तब तक के लिए आपको जमानत पे रिहा कर दिया गया है। आप जाइए अपना जीवन जीजिए और फिर उसके बाद कोर्ट में केस लड़ते रहिए। जब या तो अगर आप दोषी पाए जाएंगे या तो निर्दोष, अगर दोषी पाए गए तो फिर आप वापस जेल में आ जाइएगा, और अगर निर्दोष हो गए तो फिर बाहर रहिएगा। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक तो ये पता नहीं होता है कि वो जिसके ऊपर केस चार्ज लगा हुआ है वो रियल में दोषी है या सिर्फ उसके ऊपर ऐसे ही केस लगा हुआ है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार किसी के ऊपर केस हो गया और उसको जेल में चले गए, जेल में चला गया तो उसके बाद उसको अब उसी में रहने दो जब तक केस चलते रहता है। ऐसा होगा तो क्या जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि हो सकता है ना कि वो निर्दोष हो, राइट। तो इसीलिए ये बेल का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि लॉ, क्रिमिनल लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब आप तब तक निर्दोष हैं जब तक कि आप दोषी साबित नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिमिनल लॉ इस प्रिजम्पशन को मान के चलता है। तो मतलब बिकॉज एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, ठीक है ना। और इनोसेंट का मतलब पता ही है आपको, निर्दोष, ठीक है। क्योंकि लॉ ये मान के चलता है कि जिसके ऊपर भी केस हुआ है वो क्या है, निर्दोष है, जब तक कि कोर्ट में ये फाइनल जजमेंट ना आ जाए कि ये आदमी या तो दोषी है या निर्दोष है, ठीक है, या कन्विक्टेड है या इनोसेंट है, ठीक है। तो इसलिए तब तक के लिए इसे बेल या जमानत पे रिहा कर दिया जाता है, राइट। तो और ये जो बेल होता है तीन टाइप का होता है, रेगुलर, इंटरिम एंड एंटिसिपेटरी। ये तीनों में फर्क क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या तीनों में फर्क होता है, किसी को आइडिया है ऑनलाइन वाले? क्या ये इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, प्रूवन PROVEN, ठीक है। कब कब, हाँ मतलब आपको जो मतलब अरेस्ट होने से पहले ना, हाँ यस, बिफोर अरेस्ट। मतलब आपको देखो रेगुलर बेल जो होता है, मान लो कि मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, आपने कुछ भी किया, मुझे मारा या कुछ भी मेरे साथ गलत काम किया, मैंने क्या किया, केस कर दिया। तो आपको क्या होगा, आपको मान लो कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो अब आप क्या करोगे, अब अरेस्ट हो गए तब चलो यहीं बैठते हैं। अब सीधी सी बात है, कोर्ट में जाओगे और क्या कहोगे कि भाई अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तब तक मुझे क्या करो, जमानत दे दो। तो आप अरेस्ट हो चुके हो, अरेस्ट होने के बाद आप क्या करोगे, कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो उसको बोलते हैं नियमित जमानत, मतलब आफ्टर अरेस्ट। ये होता है आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट होने के बाद, ठीक है। और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है,
पहले, बिफोर अरेस्ट, यस, क्योंकि एंटीसिपेट मैं कर रहा हूं कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं, ठीक है। मैंने इनके ऊपर चार्ज लगाया, अब इनको लग रहा है कि अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया तो मुझे अरेस्ट कभी भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, कोर्ट के पास, अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं लेकिन पहले, पुलिस के आने से पहले ही कोर्ट के पास जाके बोलेंगे कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दो, नहीं तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है, इनके ऊपर उतना अभी सीरियस चार्जेस नहीं है, ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाता है और उसके बाद फिर एफआईआर होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर आप पाए जा, प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि नहीं आप दोषी हो या आपके खिलाफ एविडेंस बन रहा है, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल को कोर्ट क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। पुलिस वाले कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दो क्योंकि हमारे पास क्या है, एविडेंस है, ठीक है, कि इसने क्राइम किया हुआ है। तो अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी मतलब ऊपर ऊपर देख के ये लगता है कि नहीं इसने एक्चुअल में क्राइम किया है और कुछ डॉक्यूमेंट एविडेंस भी है, तो फिर वो इसको कैंसिल करके और आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है कि आप बिफोर अरेस्ट और ये आफ्टर अरेस्ट होता है, ठीक है, ये बेसिक फर्क है, इतना याद रखना। कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ बता रहा हूं, यहीं पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब इंटरिम बेल क्या होता है कि ये या तो जब तक, मतलब बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट दोनों ही केस में हो सकता है। कैसे कि मान लो कि आप अरेस्ट हो गए, ठीक है, आप अरेस्ट हो गए, आपने रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है, लेकिन रेगुलर बेल का एप्लीकेशन को अभी सुनवाई होने में टाइम है, कोर्ट तारीख देता है ना आपको, तो टाइम है आपको, मान लो 2 हफ्ता या 1 महीना, तो आप क्या कहोगे कि मुझे तब तक के लिए इंटरिम बेल दे दो आप, जब तक कि इसकी फाइनल हियरिंग होगी 20 दिन 25 दिन 1 महीने के बाद, तब तक 20 दिन के लिए कम से कम मुझे बाहर छोड़ दो, जमानत दे दो। अगर 20 दिन बाद आपको रेगुलर बेल का जब हियरिंग होगा और तब आपको लगेगा कि अगर मेरे पास मेरे खिलाफ एविडेंस है, तब मुझे फिर से अरेस्ट कर लेना, समझ आ रहा? और अगर नहीं एविडेंस है तब मुझे रेगुलर बेल दे देना उस टाइम पे, समझ रहे हो बात को? तो ये क्या होगा, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल दोनों ही केस में आपका हो सकता है। अगर आप अरेस्ट हो चुके हो और आपका रेगुलर बेल अभी पेंडिंग है कोर्ट में, तो आप कहोगे कोर्ट से कि अभी कुछ दिन के लिए मुझे तब तक इंटरिम बेल दे दो, जब तक मेरा रेगुलर बेल का एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के पास। और एंटीसिपेटरी बेल में भी आप क्या कहोगे कि एंटीसिपेटरी बेल आपने फाइल किया अरेस्ट होने से पहले, लेकिन उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि टाइम है या कोर्ट को लग रहा है कि इसकी सुनवाई करने के लिए मुझे और बहुत सारे एविडेंस या बहुत सारे हियरिंग लेने पड़ेंगे, तो कोर्ट क्या कहेगा कि चलो आपको मैं कुछ दिन के लिए इंटरिम जमानत दे देता हूं और फिर आपके एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होगी। अगर एंटीसिपेटरी बेल आपका एक्सेप्ट हो गया तब तो आपको ये जमानत मिल जाएगी, नहीं होगा तो फिर आप अरेस्ट हो जाओगे, समझ रहे हो? तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक शॉर्ट टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इसका एप्लीकेशन या इसका एप्लीकेशन, दोनों का एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक इन दोनों की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक के लिए कोर्ट आपको चाहे तो क्या करेगा, जमानत दे देगा, इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, ठीक है। एनी डाउट? किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है, तो ये रहा आपका यही 3 जनरली आप सुनते हो न्यूज में, राइट। तो अगर आप अरेस्ट हो जाओगे तो आपको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना है, आप अरेस्ट होने वाले हो तो एंटीसिपेटरी बेल, और आपका ये दोनों में से कोई भी बेल अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपको इंटरिम बेल मिल सकता है, ठीक। चलो, गुड मॉर्निंग आदर्श, ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें क्या होता है कि बेल किसमें मिलता है, एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है ना, जमानती जो होता है और एक गैर जमानती, ठीक है। रफ कर दूं इसका। सो बेलेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है कि आपको जमानत मिल जाएगी, और नॉन बेलेबल मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी, मतलब मिलेगी लेकिन कैसे मिलेगी बताता हूं। मतलब ऑफेंस कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली
into two parts. ऑफेंस एक बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध, ठीक है, इसे कहते हैं जमानती अपराध, ठीक है। मतलब जो आपके अपराध होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल, ठीक है। सुना है सबने कि नहीं? एक होता है गैर जमानती, गैर जमानती अपराध, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है आपको कि आपको जो बेल मिलता है, बेल, जैसे आप अरेस्ट हुए, ठीक है, आप पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और आप पुलिस स्टेशन में ही आपको बेल मिल जाएगा, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जनरली आपको पुलिस स्टेशन में ही, पुलिस जो स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वही आपको वहां पर बेल दे देता है, ठीक है। कुछ केसेस में आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, अगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर अगर आपको नहीं दे रहा है जमानत तो आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जनरली आपको पुलिस स्टेशन में ही आपको बेल मिल जाता है, क्योंकि यहां पर बेल आपका राइट है। मतलब जो भी अरेस्ट हुआ है बेलेबल ऑफेंस में, या जिसके ऊपर बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है, उसका बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब उसका अधिकार है, ठीक है। बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब उसका अधिकार है बेल लेना या बेल मिलना उसका, ठीक है। ये आपको पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ही जनरली आपको यहां बेल दे देता है, ठीक है। और यहां पर इसके पास नो डिस्क्रिशनरी पावर, नो डिस्क्रिशनरी पावर होता है। पुलिस ऑफिसर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब वो अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है अपनी इच्छा से, उसको अपना इच्छा या दिमाग लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। वो अब ये नहीं कर सकता है कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, समझ आ रहा है? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, क्योंकि इसका राइट है, जो अक्यूज्ड है उसका राइट है बेल मिलना, क्योंकि ये नाम ही है जमानती अपराध, जिसमें कि आपको जमानत मिलेगा, ठीक है। और गैर जमानती, इसमें आपका राइट नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको जो बेल मिलेगा वो बेल जनरली आपको कोर्ट, दैट इज मैजिस्ट्रेट देता है, ठीक है। पता ही होगा आपको, ठीक है ना, जो भी क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उसके जज को मैजिस्ट्रेट, जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको मैजिस्ट्रेट कहते हैं, पता है ना। तो मैजिस्ट्रेट आपको देता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भी दे सकता है। इन सर्टेन केसेस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो भी दे सकता है इन सर्टेन केसेस, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, ओके। मतलब अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब गैर जमानती अपराध है, तो यहां पर आपको जमानत कहां लेना होगा? कोर्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पर पुलिस स्टेशन में ही आपको मिल जाएगा। यहां पर आपका राइट है बेल लेना, यहां पर आपका राइट नहीं है, यहां पर आप कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां, हाँ बोलो। सॉरी, नहीं नहीं, 24 आवर्स तक तो अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, तो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि आप फर्दर आपको पुलिस कस्टडी में रखना है या उसको रिलीज करना है। तो वही तो यहाँ पर आता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब होता है जनरली तो वहाँ पर यह आता है। यहाँ पर क्या है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस है तो वो कस्टडी में रखेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको पुलिस स्टेशन में लाएगा और आपको तुरंत जमानत, बस खाली वो एक प्रोसेस होता है।
आपको सारा एंट्री डिटेल आपका रजिस्टर किया जाएगा और आपको जमानत मिल जाएगा। तो यहां पर वो 24 घंटा पार होने का कोई वही मैटर ही नहीं अराइज होता है। 24 घंटा कहां पार होगा? यहां पर, जो आपका आर्टिकल 22 में मेंशन है, ठीक है ना, राइट। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट है ना, जिसमें कि 24 आवर्स के बियॉन्ड आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है अनलेस परमिटेड बाय कोर्ट। पता है ना, फंडामेंटल राइट आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, कि जिसमें पुलिस सर्टेन में बेल देगा। ये इंडिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आदर्श स्पेसिफाइड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स हैं, वहां पर ये डिसाइडेड है आदर्श। ओके, सो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है एक और चीज होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना। जैसे ये जमानती और गैर जमानती हो गया, बेलेबल नॉन बेलेबल, उसी तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है। संज्ञेय अपराध और क्या होता है, असंज्ञेय अपराध ना। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑफेंस को दो कैटेगरी में और डिवाइड किया जा सकता है, और उसे कहते हैं हम, ये तो जमानत के आधार पर कैटेगरी डिवाइडेड था, ठीक है ना। दूसरा क्राइम के आधार पर, मतलब किस टाइप का आप क्राइम करते हो, सीरियस क्राइम है या नॉर्मल क्राइम है, उसके आधार पर भी ऑफेंस को, अपराध को दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट इज संज्ञेय अपराध, ठीक है, एंड नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीरियसनेस और नेचर ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर यह होता है। और वो था जमानत के आधार पर, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो कॉग्निजेबल क्या होता है, कुछ किसी को पता है? बोलो। कॉग्निजेबल कभी सुना है कि नहीं सुना, पहले तो बताओ। सुने हो ना न्यूज़पेपर वगैरह में? नहीं सुने हो? सुना है? किसने किसने नहीं सुना है? नहीं सुने हो? चलो कोई बात नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब होता है कि यहां पर जो पुलिस है आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, ठीक है, मतलब बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो क्राइम का जो नेचर है, क्राइम का जो नेचर होता है वो सीरियस होता है, ग्रेव होता है, ठीक है, मतलब बड़ा क्राइम होता है, ठीक है, गंभीर क्राइम जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको गंभीर क्राइम, ठीक है, गंभीर अपराध जिसको बोलते हैं ना। कौन से गंभीर अपराध हो सकते हैं? सीरियस क्राइम, मर्डर, ठीक है ना, मर्डर, डकैती, ये सब जो होते हैं, रेप एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्योंकि इसमें ये पावर क्यों दिया गया, अरेस्ट विदाउट वारंट, क्योंकि इतने सीरियस है कि अगर जब तक कोर्ट का वारंट का वेट करेगा पुलिस, तब तक क्या हो सकता है कि वो क्राइम और ज्यादा हो जाएगा, राइट, या क्राइम हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर ये पावर दिया गया है कि ताकि तुरंत पुलिस एक्शन ले सके और वो क्राइम को मिनिमाइज कर सके या रोक सके, क्योंकि इसका सीरियसनेस बहुत ज्यादा है, राइट। और लेकिन ये यहां पर आपका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, मर्डर, रेप एटसेट्रा, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल, यहां पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, ओनली
आफ्टर वारंट, क्योंकि यहां पर जो क्राइम होता है नॉन सीरियस होता है, ठीक है, इतना सीरियस नहीं होता है। जैसे कि आ नहीं, लैंड डिस्प्यूट वगैरह नहीं, वो तो सिविल लॉ में आ गया, ठीक है। यहां पर जैसे कि आपको फोर्जरी हो गया, चीटिंग हो गया, या डेफेमेशन हो गया। डेफेमेशन मतलब मानहानि ना, मानहानि किसी ने कर दिया आपका, मतलब आपके ऊपर एटसेट्रा, किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत गलत बोल दिया पब्लिक में, ठीक है, इससे आपको लगता है कि आपका इमेज क्या हो गया, खराब हो गया, आपको लगता है कि उसने बोल दिया कि आप घोटालेबाज हो, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, इमेज खराब हो गया ना। तो इसीलिए अब लेकिन इमेज आपको खराब हो गया, तो इसलिए क्या मतलब पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर ले, क्योंकि कोई कुछ भी बोलता रहता है तो ऐसे हर सबको अरेस्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इसमें केसेस चलते हैं और उसके बाद डिसाइड होता है कि उसे अरेस्ट करना है या नहीं करना है, कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। और इसमें अरेस्ट जो होगा वो वारंट के बाद ही होगा, गॉट इट, क्योंकि ये इतना सीरियस नहीं है कि तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत है, आप देख सकते हो, राइट। आदर्श क्या है, आर्टिकल 19 क्या बोलना चाहते हो आप, एनी डाउट, समझ में आ गया कि नहीं आया, कौन सा नहीं आया, ये डेफेमेशन, डेफेमेशन मतलब मानहानि। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने कहते हैं कि डेफेमेशन फाइल कर दिया, डेफेमेशन सूट, मतलब क्या होता है कि आपने किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये बताई गई हैं कहां पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और एक और चीज, आपका जो एफआईआर होता है, एफआईआर सिर्फ यहां पर अरेस्ट होता है, एफआईआर सिर्फ यहीं पर रजिस्टर होता है, मतलब एफआईआर कैन ओनली बी रजिस्टर्ड इन दिस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यहां पर एफआईआर तुरंत रजिस्टर नहीं होता है, नहीं, यहां पर आपका तुरंत आपके पास कोई क्राइम हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में जाओ, यहां पर आपका पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेगी। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस को अपना प्रॉब्लम बताओगे, पुलिस एक डायरी में आपका प्रॉब्लम को लिस्ट करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एफआईआर वगैरह हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, तो आप पहले कोर्ट में जाओ, कोर्ट से परमिशन लो, मतलब कोर्ट जब ऑर्डर देगी पुलिस को, तब पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है, तो ये फर्क होता है। तो एफआईआर सिर्फ यहीं पर रजिस्टर्ड होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो ये ध्यान रखना। अगर कभी भी पुलिस आपका एफआईआर नहीं रजिस्टर मतलब कर रही, तो आप ये देखोगे क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस एफआईआर आपका रजिस्टर नहीं करेगी, सिर्फ आपका डायरी में नोट कर लेगी। आपको एफआईआर करवाना है या इन्वेस्टिगेशन पुलिस से करवाना है कार्रवाई आगे, तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट से परमिशन लो, कोर्ट ऑर्डर जब देगी तब वो आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। आदर्श कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, आदर्श अपवाद, फिर से पढ़ो आप, डिफेमेशन है वहां पर, ठीक है। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। ये बेसिक चीजें इसलिए मैंने बता दिया आपको, आपके कि आपको जब भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे ये हमेशा आते रहेगा, साल भर जब भी आप प्रिपरेशन करते रहोगे ये रोज रोज आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें ही जानने की ज़रूरत थी। और दूसरा एक और चीज़ है, पता है आपको लॉ कितने टाइप का होता है, कानून कितने टाइप का होता है, मतलब ब्रॉडली ब्रॉडली मेजर लेवल पे, हाँ, सिविल और क्रिमिनल लॉ, राइट, यस। एक होता है आपके जो लॉ होता है मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ।
सिविल लॉ को आप क्या बोलते हो? दीवानी, दीवानी कानून, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? फौजदारी। ठीक है, एनी डाउट? सो सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? आप ये भी काफ़ी बार बार सुने होंगे कि ये सिविल क्राइम है या क्रिमिनल क्राइम है, या सिविल ऑफेंस है या क्रिमिनल ऑफेंस है, या सिविल मैटर है क्रिमिनल मैटर है। न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा आपने। क्या होता है बताओ अदर्स? हम्म हम्म। यस। तो सिविल मतलब जो डिस्प्यूट और ऑफेंस, जो भी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी नागरिक हैं या जो भी सिटीजन है, वो जो नागरिक के बीच में या किसी व्यक्ति के बीच में आपस में जो कोई डिस्प्यूट होता है उसे कहते हैं हम लोग सिविल। उसका जो प्रॉब्लम है या वो जो भी उसके बारे में जो लॉ है वो सिविल लॉ कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली मैटर्स या फैमिली रिलेशंस। देख सकते हो आप कि मतलब आपका कोई भी, आप जानते ही हो आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह होता रहता है ना। दो लोगों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, हर जगह होता है, गांव या शहर कहीं में भी होता है। दो भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में आपस में हो जाता है डिस्प्यूट। तो अब वो क्या कोई क्रिमिनल ऑफेंस थोड़े है कि तुरंत अरेस्ट कर लो, तुरंत जेल में डाल दो उसे। वो क्या होगा, दो भाइयों के बीच में या एक परिवार के बीच में या दो व्यक्ति के बीच में एक किसी मसले को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है या बहस हो रहा है या झगड़ा हो रहा है, तो क्या होता है कि उसे आप सिविल लॉ में जाओ, वहां पर दोनों व्यक्ति जाएंगे और दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर कंप्लेन करके, और वहां पर एक कोर्ट रहेगा, जज रहेगा। वो जज डिसाइड करेगा कि क्या, कि आपने क्या, किसके पक्ष में डिसीजन देना है और किसके पक्ष में नहीं देना है। ठीक है, तो इसलिए ये बिटवीन इंडिविजुअल है, दो व्यक्तियों के बीच का मसला है। लेकिन ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट, yes, yes others, yes Tanu, you are right, both of you are right। ठीक है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है कि जो भी क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्री, सरकार, देश, ठीक है, उसके खिलाफ आप कोई भी ऑफेंस करते हो, जैसे कि मर्डर, रेप, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये कैसे, आप सोचोगे कि ये भी व्यक्ति का, मतलब किसी का मर्डर किया तो व्यक्ति ही है ना, स्टेट कहां से आ गया इसमें? ठीक है, हाँ वो भी एक लॉजिक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो, क्योंकि इसका सीरियसनेस इतना ये मतलब ज्यादा है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो, किसी का रेप करते हो, तो उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है, ना कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति पे पड़ता है। अगर किसी का मर्डर हो गया तो क्या होगा, उस पूरी सोसाइटी में लोग डर जाते हैं, पूरी सोसाइटी में भय का माहौल हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से, और पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से कोलैप्स हो रहा है, या लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है। वो किसी का मर्डर होना, किसी का रेप होना, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस का फेलियर है। तो इसीलिए ये स्टेट के खिलाफ होता है, क्योंकि पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, राइट। तो अगर पुलिस के क्राइम को नहीं रोक पा रही है, ये क्राइम हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो क्राइम किया है ना आपने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझा? हाँ बता रहा हूं। जैसे कि सोनो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका है ये कानून। ये बेसिकली टेररिस्ट वगैरह के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो है ऑफ कोर्स यूपीए क्रिमिनल लॉ है, अगर आप ये पूछ रहे हो तो।
तो क्रिमिनल लॉ जो होता है वो बेसिकली आपने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया तो पुलिस का काम क्या है? मर्डर को रोकना। तो पुलिस का वो फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरह से आपने क्या किया? पुलिस को चैलेंज किया, या पुलिस के अगेंस्ट में आपने काम किया, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम किया है आपने, राइट। और उस एक्ट से, उस ऑफेंस से पूरी सोसाइटी या पूरे गवर्नमेंट या पूरी सोसाइटी या पूरे स्टेट का या पूरे देश का एक तरह से नुकसान होता है, या तकलीफ होती है, या भय का माहौल होता है, या अफेक्ट होते हैं लोग। क्योंकि आप किसी का मान लो कि यहां पर जब निर्भया केस हुआ था तो यहां पर एक तरह से लोगों में भय का माहौल था कि नहीं था, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, राइट। लोग रातों को निकलने से डरते थे, था ना। तो एक तरह से क्या होगा, हुआ तो एक व्यक्ति के साथ, लेकिन इसका असर, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, मैं तो मुंबई में था, मुंबई में भी इसके, मैं उस टाइम एक्चुअली कोलकाता में था, तो कोलकाता में भी इसका असर हो रहा था, मतलब लोगों के बारे में डिस्कशन हो रहा था, लोग डरते थे, मुंबई में भी था। तो ये सारी चीजें तो आप देख सकते हो कि ये इसलिए इतना सीरियस होता है कि ये स्टेट, सरकार और देश के खिलाफ होता है, इसलिए इसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं और इसे अगेंस्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्राइम किया है, ठीक है। और सिविल लॉ में क्या होता है कि सिविल लॉ में दो भाइयों के बीच में आपस पर्सनल डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। तो उनका आपसी मामला है, वो आपसी मामले को तो वो तो सब में झगड़ा होता रहता है, उसको सुलझाने के लिए, ठीक है। अब अगर किसी के परिवार, मान लो ये फ्लैट है, ये फ्लैट को लेकर अगर दो भाइयों में डिस्प्यूट है तो इसमें किसी सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है? ये तो दो भाइयों का आपस में फायदा या नुकसान होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये सिविल लॉ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स होता है, राइट। एनी डाउट? सॉरी, हाँ, तो फाइट हो जाएगा तो क्राइम हो जाएगा। अगर आप वायलेंस हो गया, बेसिकली जहां वायलेंस हो गया तो वो क्राइम हो जाएगा। जब तक डिस्प्यूट, मतलब जरूरी नहीं कि डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी को लेकर तो मारामारी ही होगा। प्रॉपर्टी को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है तो लोग कहते हैं कि ये मेरा जमीन है, या मेरा जमीन है, या मेरा हिस्सा है, या मेरा हिस्सा है, तो तुरंत लड़ने भी नहीं लगते हैं सभी लोग। कुछ लोग होते हैं कि भाई बस सिर्फ बोलते रहते हैं आपस में, या बातों से ही झगड़ा करते हैं, और फिर वो लोग कानूनी रास्ता अपनाते हैं। तो वो उस केस की बात की जा रहा है। लेकिन हाँ, जहां वायलेंस आ गया तो वायलेंस हो गया तो फिर क्रिमिनल लॉ हो जाए, तब वो पर्टिकुलर वायलेंस वाला जो डिस्प्यूट है, वायलेंस वाला डिस्प्यूट इसमें आएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी वाला मैटर है वो यहां पर आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट है वो सिविल लॉ में ट्राई होगा, लेकिन जहां पे आपने वायलेंस किया है वो यहां पर होगा, ठीक है। और जो भी क्रिमिनल लॉ जो ट्राई होते हैं, या जहां पर ये कोर्ट में केसेस चलते हैं, उसे सेशन कोर्ट कहते हैं, ठीक है। सेशन कोर्ट, या जो भी आप फौजदारी कोर्ट जो कहते हैं, फौजदारी अदालत। और जो आपका सिविल लॉ जो चलता है वो कहां चलता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना, जिला न्यायालय में। तो ये याद रखना, इसकी जो सुनवाई होती है डिस्ट्रिक्ट जज करता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होता है, ठीक है। और इसके जज को क्या कहते हैं? मैजिस्ट्रेट, ओके। ये सब चीजें वैसे आप पॉलिटी में पढ़ोगे, पॉलिटी में जब जुडिशरी पढ़ोगे तो वहां पर आप ये सब चीजें पढ़ोगे, ठीक है। जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी वगैरह जब पढ़ोगे वहां तो पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल। मैं ब्रीफली बता दे रहा हूं ताकि जो चीजें आपको यूज होने वाली हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में टर्म्स आएगा तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। आगे बढ़े, एनी डाउट? और सिविल लॉ जो होता है, इसका जो प्रोसीजर दिया गया है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और ये इसका जो दिया गया है सीआरपीसी आपको पता ही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। मतलब कि जो भी प्रोसीजर होगा, कैसे आपको केस फाइल करना है, कहां पर केस फाइल करना है, कैसे जमानत मिलेगी, ये सारी चीज का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इसका इस कानून में दिया है और इसका इस कानून में दिया गया है, ठीक है। सोनो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका डाउट? यूएपीए आपका क्रिमिनल लॉ में आएगा। आगे बढ़ें। सो ये था बेसिकली, और इस मैटर में जो जमानत दे दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, जो लखीमपुर खीरी केस था उसमें यही कहा कि जो विक्टिम है उसको सुनने का मौका दो, उसको बोलने का मौका दो, उसको अपना पक्ष रखने का
मौका दो। ठीक है, तो ये चीज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब विक्टिम को राइट है अपना पक्ष रखने का, ये मेन चीज था उसमें।